मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, डायबिटीज एजुकेशन रिसर्च सेंटर गोरखपुर से इस समय बरेली उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस के सभा स्थल से आपसे रूबरू हूँ और आज यह मेरा व्याख्यान सूर्य आधारित जीवन या क्रोनोसिंक्रोनिसिटी के ऊपर था, जिसमें कि कैसे हम अपने जीवन को सूर्य के साथ घड़ी मिला करके चलाएं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। इसके ऊपर मैंने प्रकाश डाला है और इसी की चर्चा मैं आप सभी के बीच में करूंगा। मित्रों, हम मनुष्य जब पैदा हुए उस समय कृत्रिम रोशनी नहीं थी और हमारा पूरा जीवन सूर्य से आधारित था, सूर्य से संचालित था, क्योंकि सूर्योदय होने के साथ ही, पौ फटने के साथ ही जो पहली किरण सूर्य की आती थी, उससे हमारी नींद खुलती थी। हमें पता चलता था सवेरा हो गया, हमें दिखना शुरू होता था। खेती करनी हो, शिकार करना हो, कुछ भी करना हो, हम सूर्य की रोशनी में करते थे। चाय के पश्चात जब सूर्य ढलने लगता था, अंधेरा छाने लगता था, तो व्यक्ति समझ जाता था कि अब कार्य समाप्त करके घर पे लौटने का वक्त आ चुका है और घर में पहुंच करके खाना पीना खा के वो समय से अपना निद्रा की गोद में चला जाता था, रात भर भरपूर नींद लेता था और सुबह फिर सूर्योदय के साथ उठ जाता था। तो हमारा पूरा जीवन सूर्य से आधारित था, सूर्य से संचालित था। तो ये जो सूर्य आधारित जीवन है, ये एक लयबद्ध तरीके से चलता है। एक समय से सूरज उगता है, एक समय से डूबता है और सूरज की किरणें हमारे आंख के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक जब पहुंचती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारी रेटिना से सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस एससीएन जो हाइपोथैलेमस में दोनों तरफ रहता है, वहां तक ये जब रोशनी की सूचना पहुंचती है तो उससे ये जो एससीएन है, ये जो मास्टर क्लॉक है जो हमारे हाइपोथैलेमस में है, वह अपने आप को रीसेट करता है। वह रोज इस सूर्य की रोशनी से अपने क्लॉक को मिलाता है, अपनी घड़ी को मिलाता है और 24 घंटे के लिए सेट कर देता है। तो ये जो हमारा मास्टर क्लॉक है, ये हमारे शरीर के बहुत से मेटाबॉलिक सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है, उनको संचालित करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के जो पेरिफेरल अंग हैं, लिवर, किडनी, मांसपेशियां, पैनक्रियाज, फैट टिश्यू, इन सब में और हर कोशिका में एक पेरिफेरल क्लॉक होता है जो कि एक लयबद्ध तरीके से काम करता है और उस कोशिका के मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक फेडरल सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर हमारे शरीर में इन घड़ियों का। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में हमारा मास्टर क्लॉक है और पेरिफेरी में हर कोशिका में एक पेरिफेरल क्लॉक है और ये पेरिफेरल क्लॉक अपने आप को सेंट्रल क्लॉक से रोज ये भी सेट करता है अपने आप की टाइमिंग को, जब सेंट्रल क्लॉक सूर्य के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करता है। और इस प्रकार से इसको हम कहते हैं जाइड गेबर्स। ये सब जाइड गेबर्स हैं, यानी टाइम सेटर्स हैं। टाइम सेटर में एक तो सूर्य सबसे बड़ा टाइम सेटर है, सूर्य की रोशनी सबसे बड़ा टाइम सेटर है, लेकिन इसके साथ ही हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, ये भी हमारे इस मास्टर क्लॉक को और पेरिफेरल क्लॉक की टाइमिंग को रेगुलेट करता और सेट करता है। कब खाते हैं, कब खाली पेट रहते हैं, बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीजें हमारे इन चीजों को सेट करता और एक सर्केडियन टाइमिंग सिस्टम डेवलप होता है। तो सर्केडियन दो शब्द से मिलकर बना है, ये ग्रीक शब्द है सिरका एंड दीन। सिरका मीन्स अप्रोक्सीमेटली एंड दीन मीन्स डे मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 डे, दैट इज सर्केडियन रिदम। तो एक 24 घंटे में जो लय ताल शरीर का मेटाबॉलिक दृष्टिकोण से बना रहना है, इसको तय करने का जो यंत्र है, जो मास्टर क्लॉक है और जो पेरिफेरल क्लॉक है, इनके पूरे सिस्टम की स्टडी को कहते हैं सर्केडियन टाइमिंग सिस्टम। तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क में एससीएन है, उसके बाद मसल क्लॉक है, लिवर क्लॉक है, गट क्लॉक है, पैंक्रियाटिक क्लॉक है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, व्हाइट एडिपोज टिश्यू। हर टिश्यू में, हर कोशिका में अलग अलग क्लॉक है जो अपना अलग अलग टाइम सेटर से अपने आप को सेट करते हैं। इसमें प्रमुख सूर्य की रोशनी है और हमारा सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस में। फिर हम कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कब ज्यादा है, कब कम है, ये सारी चीजें हमारे इन क्लॉक को सेट करती है। और आप देखेंगे कि जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंप्रूव होती है,
तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। लेकिन जब हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, भयग्रस्त होते हैं, तो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। उसी प्रकार से पैरामेंटल न्यूक्लियस में भी आपको हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस को प्रभावित करता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ड्राइव को प्रभावित करता है, जिससे कॉर्टिसोल लेवल अगर बढ़ रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन के माध्यम से इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रभावित करता है। फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप ये दोनों मिल करके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। आप जितनी अच्छी नींद लेते हैं और जितना अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को उतना इम्प्रूव करता है। कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभाव हमारे फिजिकल एक्टिविटी और निद्रा पे ही पड़ा। फिजिकल एक्टिविटी लगभग नगण्य हो गई क्योंकि दिन भर घर में कैद होके रहना था, और नींद क्योंकि दिन भर घर में है तो दिन में सो ले रहे हैं तो रात को नींद नहीं आ रही, या रात को टीवी देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवीज देख रहे हैं तो रात भर जग रहे हैं। अब दिन भर चूंकि ऑफिस जाना नहीं, कुछ करना नहीं, तो खा के सो जाना है। तो ये जो साइकिल हमने डिस्टर्ब किया अपना, टाइमिंग साइकिल सर्केडियन, उससे हमारे शरीर के इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई, जिससे कि डायबिटीज कंट्रोल और पुअर हो गया। और साथ ही ज्यादा खाना और कम एक्सरसाइज करने से जो एनर्जी ओवरलोड हुआ, उसने और हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाला। तो आप देखेंगे कि ये गट क्लॉक है, ये ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें क्लॉक प्रोटीन है, ARNTL प्रोटीन है, पीरियोडिक प्रोटीन है, पर क्रिप्टोसोमिक प्रोटीन है, क्राई। ये जो प्रोटीन्स है ये क्लॉक जीन्स को रेगुलेट करते हैं हर कोशिका में, और ये कब एक्टिवेट होंगे, कब सप्रेस होंगे, ये सर्केडियन पैटर्न से डिसाइड होता है, सर्केडियन साइकिल से डिसाइड होता है। और इस ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशनल फीडबैक लूप को डिस्कवर करने के लिए, इन प्रोटीन्स को डिस्कवर करने के लिए 2018 में वैज्ञानिकों को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशनल फीडबैक लूप सिस्टम है, ये हमारे SGLT1 को ट्रांसपोर्टर को रेगुलेट करता है, GLUT5 को रेगुलेट करता है, सुक्रेज एंजाइम को रेगुलेट करता है। ये सारे जो पाथवेज हैं, ये आंतों द्वारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इनको पचने में और पचने के बाद अवशोषित होकर के, एब्जॉर्ब होकर के रक्त तक, सिस्टम तक पहुंचाने में मदद करता है। और जितना ज्यादा ये SGLT1 को ट्रांसपोर्टर, GLUT5, सुक्रेज ये एक्टिवेट रहेंगे, उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा। और जब ये एब्जॉर्ब होंगे तो GLUT2 ट्रांसपोर्टर के माध्यम से फिर ये ब्लड में भेज दिए जाएंगे। तो यह देखा गया कि यह जो क्लॉक सिस्टम है, ये मॉर्निंग में सूर्योदय के 3 घंटे के बाद तक और सूर्यास्त के 3 घंटे के अंदर तक सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जठराग्नि जब प्रबल हो तो भोजन ग्रहण करें। तो संभवतः ये सब जो ट्रांसपोर्टर हैं, आज के अगर आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो शायद यही जठराग्नि है। ये जब प्रबल हो, यानी सूर्योदय के 3 घंटे के अंदर आपका पहला अच्छा भोजन हो जाना चाहिए, और सूर्यास्त के 3 घंटे के अंदर अंदर आपका अंतिम रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए, और 3 घंटे के अंदर दोबारा भोजन नहीं लेना चाहिए। 6 घंटे से ऊपर उपवास भी नहीं रखना चाहिए, इससे शरीर का शक्ति का क्षय होता है। तो ये कहा गया है कि मनुष्यों के लिए शास्त्र में भोजन के लिए 2 ही काल है, साय, रात्रि का प्रथम याम, प्रथम प्रहर 3 घंटा, और प्रातः पूर्वाहन। इसके बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। ये विधि अग्निहोत्र के समान है, जैसे अग्निहोत्र प्रातः और साय किया जाता है, वैसे ही भोजन भी प्रातः और साय करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो ये क्रोनोस बायोलॉजी कहती है कि यही वो टाइम है जिस समय हमारा ये क्लॉक प्रोटीन, क्लॉक जीन्स गट में सबसे अधिक एक्टिवेटेड होते हैं, और इस समय सिमुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन सबसे बेहतर होता है। और यही जो मैंने कहा कि याम मध्य न भोक्तव्य, याम युग्यम न लंघते, याम मध्य रसो देगा, युग्म बीते बल क्षय। यानी न्यूनतम 1 प्रहर के भीतर भोजन नहीं करना चाहिए, 3 घंटे के अंदर दोबारा भोजन न ग्रहण करें, और 2 प्रहर का उल्लंघन न करें। 6 घंटे से ऊपर उपवास मत रखिए, क्योंकि 2 प्रहर के अंदर, 1 प्रहर के अंदर पूर्व भोजन का रस का उद्वेग बना रहता है, वो अभी पूरा एसिमिलेट और एब्जॉर्ब नहीं हुआ रहता, और 2 प्रहर बीत जाने के बाद रस का वेग क्षीण हो जाता है। ये मसल क्लॉक है, इसमें भी ये देखा गया, सेम वही क्लॉक प्रोटीन्स यहाँ भी काम करते हैं, और एक टाइम पर ये एक्टिवेट होते हैं, एक टाइम पर ये सबड्यूट हो जाते हैं। तो ये देखा गया कि मसल इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे हाई होता है मॉर्निंग में। इसलिए अगर आप मॉर्निंग आवर्स में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं
तो इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छा होने से आपके मसल की ग्लूकोज अपटेक कैपेसिटी ज्यादा होगी, ग्लूकोज ज्यादा बर्न होगा, आप कैलोरी ज्यादा बर्न करेंगे। इसलिए ही शायद संभवतः हर विधा में, हर सभ्यता में प्रातः भ्रमण, प्रातः सैर, प्रातः एक्सरसाइज, प्रातः योग, इस पे ही जोर दिया गया। रात्रि में एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज्यादा जोर नहीं है, क्योंकि उस समय मसल क्लॉक सबड्यूड रहता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी मसल की कम होती है। White adipose tissue is regulated by suprachiasmatic nucleus and food intake. Peak insulin sensitivity in the noon. तो यदि आप सुबह का टाइम आपने भोजन लिया तो जो बचा हुआ ऊर्जा है, चूंकि दोपहर के टाइम पर व्हाइट एडिपोज टिश्यू की इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे अधिक है, तो वो जो बचा हुआ ऊर्जा है वो व्हाइट एडिपोज टिश्यू में आकर के संचित हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहां इकट्ठा रहेगा। इसी तरह से एविडेंस फॉर सर्केडियन रिदम ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी इन पेशेंट्स विद अनाइडिडियम कॉज्ड बाय साइक्लिक चेंजेस इन हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। इस पर भी पेपर्स पब्लिश हुए कि जो हमारा लिवर है ये भी एक सर्केडियन वे में बिहेव करता है, एक साइक्लिक फैशन में बिहेव करता है कि कब उसको इंसुलिन सेंसिटिव हो जाना है, कब उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाना है। हम सब जानते हैं कि भोजन करने के बाद हेपेटिक क्लॉक की इंसुलिन सेंसिटिविटी अधिक होनी चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन को पोर्टल सर्कुलेशन से ले और जो ग्लूकोज आ रहा है उसको यूटिलाइज कराए, उसको माइटोकॉन्ड्रिया से यूटिलाइज कराए और उसको शरीर में उपयोग में लाए। और जब व्यक्ति फास्टिंग स्टेज में है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाए, ग्लूकागॉन अपरेगुलेट हो जाए, जिससे कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाने पाए। तो ये हेपेटिक क्लॉक भी एक साइक्लिकल फैशन में चलता है। उसी तरह से पैनक्रेटिक क्लॉक भी जो है ठीक उसी प्रकार इसमें भी साइक्लिक प्रोटीन्स हैं जो कि टाइम से इंसुलिन रिलीज ज्यादा हो। इंसुलिन अब फास्टिंग स्टेज में आपको इंसुलिन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उस समय यह क्लॉक शांत हो जाएगा और कम इंसुलिन रिलीज होगा। लेकिन डे टाइम में ये क्लॉक एक्टिव होगा, क्योंकि खास करके भोजन करने के तुरंत पश्चात, क्योंकि उस समय इंसुलिन की जरूरत है। लेकिन अगर आप रात में ये क्लॉक सेट किया गया कुदरत के द्वारा कि इसको शांत रहना है और रात में आप भोजन ग्रहण करेंगे, तो फिर इसे मजबूरी में उस समय इंसुलिन निकालना पड़ेगा, जो उतना निकाल नहीं पाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने लगेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि कुदरत ने जो आपको एक क्लॉक सिस्टम दे रखा है, उस क्लॉक सिस्टम के साथ आप अपनी दिनचर्या को सिंक्रोनाइज करें। सिंक्रोनाइज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो सर्केडियन डिसरप्शन है इसको हम सर्केडियन सिंक्रोनी में बदलें, अपने फूड हैबिट से, फूड टाइमिंग से, सोने जगने के टाइमिंग से, एक्सरसाइज की टाइमिंग से, इन सब चीजों से हम इसको करें। और शोध कार्य अलग से भी चल रहा है कि जितने ये ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स डेवलप डिस्कवर किए गए हैं कि इनको हम इस सिंक्रोनिसिटी को इम्प्रूव करने में ड्रग के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही डे टाइम अगर आप कमरे के अंदर भी काम करने पर मजबूर हैं, आपका ऑफिस वर्क ऐसा है और सूर्य की रोशनी नहीं मिलती वहां पर, तो ब्लू लाइट का प्रयोग वहां डे टाइम में किया जाए, जिससे कि आपका सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस को ब्लू लाइट मिले टाइम से, तो वो अपने क्लॉक को सेट कर सके। और उसके विपरीत रात के वक्त में ब्लू लाइट की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय अगर ब्लू लाइट रात को मिलेगा तो फिर आपका मास्टर क्लॉक कंफ्यूज कर जाएगा कि हमको इस समय के हिसाब से अपने आप को सेट करना है, तो सुबह वाले टाइमिंग के हिसाब से सेट करना है। तो रात में ब्लू लाइट का एक्सपोजर कम से कम हो, स्क्रीन टाइम कम हो, लैपटॉप पे मत बैठिए, मोबाइल कम से कम आप रात को इस्तेमाल करें, टीवी स्क्रीन कम से कम रात को इस्तेमाल करें। 8 बजे 9 बजे तक अपना अंतिम भोजन ग्रहण करके आप सोने चले जाएं, तो आप अपने सर्केडियन रिदम को सिंक्रोनाइज करने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंक्रीज इंसुलिन ग्लूकोज अपटेक मेनली ड्यूरिंग द डे टाइम इन द मसल्स, सप्रेसेस एडिपोज टिश्यू लाइपोलिसिस। इंसुलिन जो आपको एडिपोज टिश्यू के लाइपोलिसिस को सप्रेस करता है दिन के समय, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिव होता है, उस समय वो फैट को स्टोर करता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो डे टाइम में ये फ्री फैटी एसिड निकल करके आपके सर्कुलेशन में आएंगे और ये फिर लिवर में जाएगा, फैटी लिवर होगा, फिर ये एक्टोपिक फैट मसल में जाएगा, पैनक्रियाज में जाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगा। उसी प्रकार से लिवर का भी मैंने आपको बताया फास्टिंग और फीस्टिंग के समय क्या अंतर आता है सर्केडियन रिदम में। तो ब्लू लाइट के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी दी है कि इसका हमें दिन के समय ज्यादा इसका उपयोग है क्लॉक सेट करने के लिए, रात को हमें ब्लू लाइट से बचना है। आप अपने चश्मे में ब्लू लाइट प्रोटेक्शन कोटिंग आजकल आने लगी है, वो लगवा लें। मोबाइल में आजकल ब्लू लाइट प्रोटेक्शन
मोड होता है, आप उसको रात में ऑन कर लें तो ब्लू लाइट एक्सपोजर आपका कम हो जाएगा। वैसे भी आप कम से कम मोबाइल रात को इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मनुष्य का सबसे भ्रामक मंत्र हम हैं स्वतंत्र। प्रत्येक पिंड ब्रह्मांड का, कण कण इस खगोल का है निर्भर परस्पर, कर रहे परिक्रमा अपने अपने गति और पथ पर। बुध मंगल बृहस्पति शनि संग पृथ्वी कर रहे परिक्रमा अपने सूर्य से बंध कर। पेड़ पौधे और जंतु वो आपस में बांध रहा एक अदृश्य तंतु, और सभी बंधे सूर्य से। ब्रह्म स्वतंत्रता का कितना भी हो किंतु, सूर्य हमारा स्वामी कालक, उसके हम अधीनस्थ। जो हम करते आचरण विपरीत हो जाते रोगग्रस्त। चलो करें आज एक प्रण, सूर्य से मिलाएंगे अपनी घड़ी। मन आत्मा शरीर रखेंगे स्वस्थ, जीवन में लाएंगे खुशियों की झड़ी। तो इसी के साथ कीप योर वर्कआउट ऑन a regular way, synchronize your life with the sun, regularly check your blood sugar that you are on the goal, and keep diabetes out. Thank you very much.